नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी तैयारी के न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें एकदम आसान और सरल भाषा में, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस समारोह में भाग लिया। यह दिन 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की असीम बहादुरी और बलिदान की याद में मनाया जाता है। इन दोनों वीर बालकों ने अपने धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका बलिदान बच्चों के साहस और सच्चाई की प्रेरणा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार भी वितरित किए गए। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, यह अभियान गांवों में कुपोषण से लड़ने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत समुदाय आधारित प्रयासों से पोषण के परिणामों में सुधार और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय पोषण अभियान के लक्ष्यों को समर्थन देने के साथ साथ भारत की सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह पुरस्कार भारत का बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष 17 बच्चों को उनकी कला, बहादुरी और नवाचार में उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश के उन बच्चों की पहचान करता है जिन्होंने अपने साहस और प्रतिभा से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियां नामांकन के अंतिम तारीख से पहले के 2 वर्षों में हुई हों। हर साल अधिकतम 25 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय चयन समिति के विवेक पर यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। दोस्तों, ये कार्यक्रम न केवल हमारे अतीत की वीर गाथाओं को याद करने का अवसर देते हैं, बल्कि बच्चों के महत्व और ग्रामीण विकास की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रकट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस रूल्स 2024 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत इंटरसेप्शन की प्रक्रिया को लेकर कई प्रावधान तय किए गए हैं। इनमें सबसे अहम है कि इंटरसेप्शन की अनुमति देने के लिए यूनियन होम सेक्रेटरी और स्टेट होम सेक्रेटरी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज नियुक्त किया गया है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी इसे अधिकृत कर सकते हैं। वहीं दूरस्थ इलाकों में या ऑपरेशनल कारणों से अधिकृत एजेंसियों के प्रमुख या उनके दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इंटरसेप्शन के आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इसे 7 कार्य दिवसों के भीतर पुष्टि करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इंटरसेप्शन रिकॉर्ड्स को हर 6 महीने में नष्ट करने का प्रावधान है, जब तक कि कानूनी या अन्य कार्यात्मक आवश्यकताओं के तहत इसकी जरूरत ना हो। अब बात करते हैं वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की, जिसे भारत पहली बार होस्ट करने जा रहा है। यह समिट 5 से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। वेव्स मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक वैश्विक मंच है जो संवाद, व्यापारिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक वैश्विक पावर हाउस के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही यह इनोवेशन, निवेश और कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे भारत इस इंडस्ट्री में अग्रणी भूमिका निभा सके। अब चलते हैं नागपुर, जहां नेशनल हाईवे नंबर 44 नागपुर मंसार बाईपास पर भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया। बायो बिटुमिन एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री है, जिसे फसल के अवशेष, वेजिटेबल ऑयल, एल्गी या लिग्निन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से तैयार किया जाता है। यह पारंपरिक बिटुमिन के तुलना में 70% कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और 40% अधिक मजबूत है। इसके अलावा यह कृषि अवशेषों के उपयोग को बढ़ावा देकर पराली जलाने की समस्या को भी कम करता है। इस तकनीक के जरिए सड़कों की ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत की गई थी। चेयरपर्सन के अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक पूर्व या वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए, शामिल होते हैं। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, जैसे अनुसूचित जाति अथवा जनजाति
महिला और अल्पसंख्यक आयोगों के प्रमुख इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, उनकी सुरक्षा के लिए सिफारिशें देना और संबंधित कानूनों का पुनरीक्षण करना है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर को यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। इंटरनल जस्टिस काउंसिल को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने आंतरिक न्याय प्रणाली में जवाबदेही, स्वतंत्रता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया था। इस काउंसिल में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक स्टाफ प्रतिनिधि, एक प्रबंधन प्रतिनिधि, 2 बाहरी जज और एक चेयरपर्सन शामिल है। भारत ने अपने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत अगले 2 से 3 वर्षों में अपना पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह सैटेलाइट क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन का उपयोग करता है, जो डेटा ट्रांसमिशन को अत्यधिक सुरक्षित बनाता है। इस तकनीक के तहत क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो एन्क्रिप्शन की कुंजी को बेहतर सुरक्षित तरीके से साझा करती हैं। खास बात यह है कि अगर कोई इसे सुनने की कोशिश करता है तो क्वांटम स्थिति में बदलाव आ जाता है और उपयोगकर्ता को तुरंत पता चल जाता है। यह तकनीक फोटोन ट्रांसमिशन के माध्यम से काम करती है, जिसमें जानकारी फोटोन में एनकोड करके फ्री स्पेस या फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से भेजी जाती है। इस सैटेलाइट के कई फायदे हैं, जैसे कि इसे हैक करना लगभग असंभव है। यह भविष्य की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है और भारत को रक्षा, बैंकिंग और सरकारी संचार में एक तकनीकी बढ़त प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह तकनीक भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजीज में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इसी कड़ी में आगे है गूगल के द्वारा लॉन्च किए गए अपने पहले क्वांटम प्रोसेसर विलो की। हाल ही में गूगल ने विलो क्वांटम एआई नामक यह प्रोसेसर पेश किया है, जिसमें 105 फिजिकल क्यूबिट्स हैं। यह क्वांटम एरर करेक्शन और स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोसेसर में सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का उपयोग किया गया है, जो नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं, ताकि स्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। विलो 100 माइक्रोसेकंड्स की कोहेरेंस टाइम प्राप्त करता है, जिससे क्यूबिट्स लंबे समय तक डेटा होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यह लीकेज एरर मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त मापन क्यूबिट्स का उपयोग करता है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति है, जो जटिल समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएगी। इसके आगे बात करते हैं भारत के महत्वाकांक्षी स्पेडेक्स मिशन की। यह मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जिसे इसरो ने 30 दिसंबर को PSLV C60 के जरिए लॉन्च किया। इस तकनीक का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 छोटे अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करना है। स्पेडेक्स भारत के लिए कम लागत वाला तकनीकी डेमोन्स्ट्रेटर है, जो सैटेलाइट सर्विसिंग मिशन और इंटरप्लैनेटरी मिशन को आसान बनाएगा। इसके जरिए भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में जबरदस्त सुधार होगा। भारत ने हाल ही में अपने पड़ोसी देशों नेपाल और श्रीलंका के साथ 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किए, जिनमें पहला है सूर्य किरण 2024, जो नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया। यह भारत और नेपाल के बीच होने वाला 18वां संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य जंगल युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय अभियानों का अभ्यास करना है। और दूसरा है स्लिनेक्स 24, जो कि विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। यह भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास था। स्लिनेक्स का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। भारत जल्द ही स्कॉर्पियन श्रेणी की अपनी पनडुब्बियों में स्वदेशी रूप से विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो को शामिल करने जा रहा है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक तकनीक है जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को सतह पर आए बिना या ऑक्सीजन लेने के लिए स्नॉर्कल का उपयोग किए बिना संचालन करने में सक्षम बनाती है। इसमें फ्यूल सेल का उपयोग होता है, जो पानी के नीचे बिजली उत्पन्न करते हैं। यह प्रणाली तरल ऑक्सीजन और डीजल मेथनॉल या हाइड्रोजन का उपयोग करती है। इसके द्वारा बिजली उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या हीट इंजन का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जो भारत की पहली नदी जोड़ने की योजना है। यह प्रोजेक्ट नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत शुरू किया गया है और इसे मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित एक भव्य समारोह में लॉन्च किया गया। यह परियोजना जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन और क्षेत्रीय विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केन और बेतवा नदियों को जोड़ना है। ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं।
इन नदियों को जोड़ने से बुंदेलखंड क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है, को भारी लाभ मिलेगा। यह परियोजना हर साल लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी, जिसमें 8.11 हेक्टेयर क्षेत्र मध्य प्रदेश में और 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अतिरिक्त यह लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल संकट को कम किया जा सकेगा। ऊर्जा उत्पादन में भी इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा, जो इस क्षेत्र में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट न केवल कृषि और जल आपूर्ति को बेहतर बनाएगा, बल्कि इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति देगा। यह योजना पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील है, क्योंकि इसमें जल संसाधनों का संतुलित और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत के जल प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित होगी। तो दोस्तों, यह थी आज तक की अहम खबरें। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।